जय हिंद। पिछले कक्षाओं में हमने पढ़ा था और कुछ भाग जो है इस भाग में हम लोग पूरा कर देंगे, क्योंकि इसका जो है चैप्टर लंबा हो जाने के कारण बहुत सारा पाठ बन गया है। तो इसको जितना भी बचा है सब कुछ इसी में हम लोग पढ़ लेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो पढ़ना है तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज का पॉइंट है धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि कैसे धारावाही परिनालिका के कारण चुंबक क्षेत्र होता है, कैसे चुंबक उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बने रहें, हम उतार लेंगे और लिख लेंगे, उसके बाद आपको समझाते जाएंगे। तो चलिए ठीक है, वीडियो में बने रहें। यहाँ पे हम लिख लेते हैं। देखिए हम लोग यहाँ लिख लें कि धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है कि किसी बेलन की सतह पर लंबे सुचालक तार को सर्पिल की आकृति में लपेटकर परिनालिका बनाई जाती है। मतलब कि सर्पिल कहने का मतलब कि गोल गोल एक लोहे के सुचालक तार ले लेंगे। ठीक है, बेलन तो इस प्रकार का। ठीक है, और इसमें यदि हम गोल गोल जो है तार लपेट देंगे सर्पिलर में, तो वही जो है वो परिनालिका बनना जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका अगला पॉइंट आते हैं। देखिए अब हम लोग लिख लिए हैं कि बेलन की लंबाई। ठीक है, बेलन की लंबाई उसके वृत्तीय काट की त्रिज्या की तुलना में बहुत अधिक होती है। ठीक है, तथा प्रत्येक फेरों, ठीक है, प्रत्येक जो फेरा होता है गोल, अपने निकट वाले फेरों से काफ़ी सटा होता है। जो फेरों की संख्या होती है इस प्रकार, जो लपेटा रहता है इस प्रकार, तो वो बहुत ज़्यादा जो है काफ़ी सटा होता है। ठीक है, तो इसी को चलिए ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब हम लोग जानते हैं तीसरा पॉइंट। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख रहे हैं ताकि आप समझने में भी आसानी हो और तुरंत बन भी जाए और तो याद भी हो जाए। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं।
देखिए अब हम तीसरा पॉइंट लिखे हैं कि तार पर एनिमल की परत चढ़ी रहती है। ठीक है, जो तार होती है उसमें एनिमल एक होती है, उसका जो परत जो है चढ़ी रहती है तार पर। ठीक है, तो ताकि क्यों चढ़ी रहती है, तो ताकि वे एक दूसरे से काफ़ी सटा रहता है। ठीक है, इसी कारण से एनिमल जो है वो चढ़ी रहती है। तो चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं। देखिए अब चौथा पॉइंट है कि तार को जो तार का लपेटन होता है, जो तार हम लोग लपेटते हैं परिनालिका बनाने के लिए, उसको जो लपेटा जाता है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट कसा जाता है। ठीक है, तथा उसमें अनेक परतें होती हैं ताकि उसकी प्रति एकांक लंबाई फेरों की संख्या जो है अधिक हो और धारा प्रवाहित करने पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सके। ठीक है, तो परिनालिका जो लपेटा जाता है तो वो बहुत ज़्यादा टाइट लपेटा जाता है ताकि जो है काफ़ी कसा रहे और एथी ना हो। ठीक है, तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट है हमारा, अब देखिए अगला पॉइंट है हमारा क्या, कि परिनालिका का प्रत्येक फेरा जो है, परिनालिका का प्रत्येक फेरा वृत्तीय लूप जैसा होता है। ठीक है, तथा किसी क्यों होता है, क्योंकि किसी भी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सके। ठीक है, किसी भी परिणामी जो है वहाँ से हम लोग विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं। यही कारण है कि हम लोग प्रत्येक फेरा के एक वृत्तीय लूप जैसा होता है, यही कारण। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट, उम्मीद करते हैं कि आप ही अपने पास एक नोट लेकर इस सब चीज़ों को आप नोट कर रहे होंगे। अभी तक हमने पॉइंट लिखवाए हैं, कितने पॉइंट लिखवाए हैं, तो पॉइंट हमारा चल रहा है धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया, इसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो पॉइंट नंबर हम लोग लिखे हैं 1। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया, ये पॉइंट नंबर 3 और ये 4 और ये 5। ठीक है, 5 पॉइंट अभी तक हमने लिखवा चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ही कॉपी और कलम लेकर इस 5 पॉइंट को लिख लिए होंगे। वीडियो के हो तो आप पॉज करके भी वीडियो को लिख पूरे चीज़ को आप उतार सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, और चलिए अगर इसका भी अगला पॉइंट होता है, ये बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर होने के कारण इस बहुत ज़्यादा लंबा है। चलिए इसका अगला आते हैं कि क्या है अगला पॉइंट, कि यहाँ लिखते हैं। ठीक है,
लिखते हैं परिनालिका का प्रत्येक फेरा, जो परिनालिका होता है उसका प्रत्येक फेरा कैसा होता है, तो एक वृत्तीय लूप जैसा, जो अभी हम लोग यहाँ लिखवा चुके हैं। परिनालिका का प्रत्येक जो फेरा होता है एक वृत्तीय लूप जैसा होता है, ठीक है, एक वृत्तीय लूप जैसा होता है तथा किसी बिंदु पर परिणामी है, ठीक है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक फेरों के कारण, लिखते हैं हम लोग, आप ही लिखिए, प्रत्येक फेरों के कारण प्रत्येक फेरों के कारण उत्पन्न क्षेत्र के सदिश, ठीक है, उत्पन्न क्षेत्र के सदिश योगफल के बराबर होता है। देख लिए क्या होता है। अगला पॉइंट हम लिखना है क्या, कि परिनालिका का प्रत्येक फेरा एक वृत्तीय लूप जैसा होता है, ठीक है, तथा किसी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक फेरों के कारण उत्पन्न क्षेत्र के सदिश योगफल के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि अब इसका कैसे है, कि मान लेते हैं, अब इसका एक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तब आप समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं कि मान लिया कि परिनालिका जो है, परिनालिका से प्रवाहित धारा आई है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, मान लिया कि परिनालिका है, ये परिनालिका है, परिनालिका से प्रवाहित धारा जो क्या है, आई है, धारा बराबर क्या लिख लेते हैं, आई है, ठीक है। तो अब फेरों की कुल संख्या लिख लेते हैं, तो अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं फेरों की कुल संख्या, फेरों की कुल संख्या बराबर n, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए परिनालिका की लंबाई जो है वो l ले लेते हैं, और प्रति लंबाई में फेरों की संख्या जो होते हैं तो n/l कर देंगे, तो ये मान n ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि परिनालिका की लंबाई, ठीक है, बराबर l ले लेते हैं। फिर यहाँ लिख लेते हैं अतः, क्योंकि हम लोग अतः लिखना जरूरी है, क्यों मतलब कि अतः प्रति एकांक, ठीक है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या हो जाता है, n/l, तो n, अब ठीक है इसको मान लेते हैं, ठीक है, ये समझो कि मान लिया, सपोज कर लिया, ठीक है। तो अब हम इसको सपोज कर लिए, तो अब क्या होगा कि देखो इसको तो हम लोग बना लिए, मान लिया, अब एक फिगर आता है, ठीक है, तो उस फिगर को बना लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हद तक समझ में आ जाता है फिगर से ही। तो फिगर कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी फिगर को समझना जो है काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए फिगर कैसा है, तो फिगर बनाने के लिए सबसे पहले हम फिगर जो है हम ब्लैक पेन से बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, समझिए कि कोई हार्ड फिगर नहीं है, लेकिन देखो सबसे पहले यहाँ से क्या करना है, इस प्रकार से यहाँ से एक लाइन ले लेना है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। फिर उसके जस्ट सटे, ठीक है, यहाँ पे डॉटेड लाइन होगा, ठीक है, और डॉटेड लाइन है, फिर यहाँ से भी डॉटेड लाइन जाएंगे, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक रेल का बॉगी का डब्बा है वैसा बना लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बना लेते हैं पूरे में, ठीक है, पूरे में इस प्रकार से हम बना लेते हैं,
उम्मीद करते हैं कि आप भी कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे और इन सभी चीज़ों को आप भी नोट कर रहे होंगे। तो चलिए, यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। इतना छोड़ देते हैं और बीच में जो है इस प्रकार से कर देते हैं, ठीक है, गोल। ये कर लिए। तो ये फिगर का जो है कुछ पार्ट जो है कंप्लीट हुआ है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। और देखिए कि अब ऊपर में ऐसे कर लिए, फिर उसके जस्ट नीचे में भी है जो है कितना लाइन छोड़ के है, तो 5-6 लाइन छोड़ लीजिए। तो हम यहाँ से ले लेते हैं कितना, 5 लाइन मिनिमम ले लेते हैं। तो यहाँ से एक हो गया, ठीक है, पूरा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक एक ले लिए, ये 2 ले लिए, ठीक है, 3 ले लिए, और ये 4, और ये 5, 5 लाइन ले लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, जैसा ये हम लोग बनाए थे ना वैसा ही बॉगी जस्ट इसके नीचे बनाना है, ठीक है। तो डॉटेड लाइन से पहले हम लोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, ठीक है। फिर उसके जस्ट नीचे भी डॉटेड लाइन, 3-4 डॉटेड लाइन, फिर उसके बाद इस प्रकार से कर लेंगे। और अब देखो, इसको भी इस प्रकार कर देंगे। और इसको हम लोग यहाँ पे डॉटेड डॉट डॉट के थे, इसको यहाँ पे क्रॉस करना है, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस कर दिया। अब देखो, हर जो लाइन है हम लोग जो यहाँ लाइन खींचे हैं, तो यहाँ पे एक एरो का साइन देना है, ठीक है। इसको फिलअप कर देते हैं, इसको फिलअप कर देते हैं। बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कर दिए, फिर उसके बाद यहाँ कर देते हैं। जो साइन है वो बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक लाइन यहाँ पे है, यहाँ पे कर दिए। ये आप जो है अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है। मानते हैं कि अभी नए नए हैं इस लाइन में, इसलिए फिगर में कुछ परेशानियां हो रही है, लेकिन उम्मीद है कि आगे प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। बस यही बात याद रख के आगे की ओर चलना है, ठीक है। तो अभी नए हैं इस फील्ड में, तो कठिनाई परेशानियां हो रही है फिगर में, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को नहीं देखना है। और फिर उसके बाद फिगर में इस प्रकार कर देते हैं ये, ठीक है। आपने हमारे पिछले भी फिगर जो देखे होंगे वो भी कोई अच्छा फिगर नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि बिना आप लोग के सपोर्ट के बिना कोई कुछ नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि सपोर्ट करेंगे आप लोग। फिर इसको जो डॉटेड लाइन से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। और इस साइड में भी हम लोग डॉटेड लाइन से ही करेंगे, ठीक है। इसको भी इस प्रकार से डॉटेड लाइन में ले जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसका जो ये जो हो गया वो एच हाइट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इसको डॉटेड कर देंगे, फिर उसके बाद इस प्रकार कर देंगे, ठीक है। एरो बना देंगे, फिर इसको ऊपर की ओर एरो बनाकर यहाँ पे सी लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ए लिख चुके हैं और यहाँ पे बी लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो फिगर है वो कंप्लीट हो चुका है, यही फिगर है और ये फिगर कंप्लीट है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, ठीक है। तो इसके बाद है कि अब जो है
अब देखिए हम यहाँ पे लिख चुके हैं कि अब जो है परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए आयताकार एम्पियर लूप ABCDA की कल्पना करें। ठीक है, अब देखें एम्पियर यहाँ पे हम लोग लिखे हैं ना, वो इसी चीज़ को है ए बी लिखे, यहाँ पे ए लिखे बी लिखे, ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे। तो ये यहाँ से लिखे थे, देखिए यहाँ पे ए है, बी है, सी ABCD, ठीक है। और ये जो एक लूप बना है ना, ये जो लूप बना है देखिए ABCD, ठीक है। एक डी है, ये जो है ना ये डी है, ठीक है, ये डी होगा, ठीक है। तो अब इसके अनुसार हम लोग करेंगे। तो एम्पियर के नियमानुसार एम्पियर के जो नियम होते हैं उस पे हम लोग चलेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं। कोई चीज़ लिखने के लिए सबसे पहले उसके लिख रहे हैं तो वहाँ पे लिख लेंगे कि किसके अनुसार आप चल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ एम्पियर के नियम के अनुसार चल रहे हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं एम्पियर के नियमानुसार, ठीक है, नियमानुसार, ठीक है। हम एम्पियर के नियम के अनुसार चल रहे हैं, तो ठीक है। फिर बी वेक्टर डॉट इंटू डी एल वेक्टर बराबर जो है म्यू, इसको म्यू पढ़ते हैं, म्यू नोड आई, फिर आई ई, फिर इसको देखिए ये जो लिमिट लिया है ABCD से लिया है, लिमिट लिया है। और फिर उसके बाद क्या लिया है लिख सकते हैं इसको। अब इसको इस प्रकार से आ जाते हैं, ये लिमिट ए ले लिए, बी इंटू डी एल, ये इंटू डी एल वेक्टर है, इस पे भी वेक्टर है प्लस। अब देखो यहाँ पे है जो बी से सी तक लिया है, फिर बी वेक्टर इंटू डी वेक्टर प्लस सी से डी, बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर, बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर प्लस, ठीक है, प्लस में ले लेंगे। फिर डी से लेके ए तक लेके चले हैं, फिर इसको डी एल वेक्टर कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं मोड NHI, और इसको जो है समीकरण नंबर हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे लूप की ABH, ठीक है, लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, NH है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि अर्थात ले लो, तो NH जो है क्या है, बार धारा I लूप से, ठीक है, NH बार धारा I लूप से होकर बाहर आती है, ठीक है, लूप से होकर बाहर आती है, कोई दिक्कत। अब देखो अब क्या करना है कि अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि अब समीकरण 1 जो हम लोग माने थे यहाँ पे ये, तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 में व्यक्त 4 समाकलन, जो यहाँ 4 समाकलन लिए थे 1 2 3 4, ठीक है, 4 समाकलन लिए थे, उसको हम लोग व्यक्त करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं समाकलन के मान जो है क्या है, निम्नलिखित है, ठीक है। तो इसका हम लोग ए से बी पर लेके चले थे, तो बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ओ से लेके एच तक चला था समाकलन, बी इंटू डी एल फिर कॉस बी एच, ठीक है। अब देखो इसका पॉइंट में लिख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो लंबाई के अनुदिश बी अचर है, जो लंबाई के अनुदिश है, ये जो बी है वो क्या है, अचर है। तो यहाँ लिख लेते हैं लंबाई के अनुदिश बी अचर है, लिख लिए। अब देखते हैं आगे। फिर उसके बाद है बी से लेके सी तक, फिर बी, ठीक है, बी वेक्टर
इंटू डी एल वेक्टर बराबर बी से सी तक चला था, फिर बी इंटू डी एल इंटू कॉस 90 डिग्री बराबर 0। ठीक है, अब हम लोग इसको लेके चलते हैं बी वेक्टर की दिशा। बी वेक्टर की दिशा बी सी के लंबवत है। किसके लंबवत है? तो बी सी के लंबवत है। ठीक है, अब देखो क्या है, फिर उसके बाद समाकलन किया, सी से लेकर डी तक चला है। ठीक है, ये डी यहाँ है और बी वेक्टर है इंटू डी एल। ठीक है, डी एल वेक्टर बराबर 0 है। अब परिनालिका के बाहर जो है बी बराबर क्या हो गया, अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं परिनालिका। देखो अब हम लोग लिख लेते हैं परिनालिका के बाहर बी बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे बी बराबर 0 ले लिए। अब यहाँ फिर समाकलन चलता है डी से लेके ए तक, फिर बी इंटू ये इंटू है वेक्टर डी एल वेक्टर बराबर ले लेते हैं डी से ए, फिर बी डी एल कॉस 90 डिग्री बराबर 0। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे एक नोट करके लिख सकते हैं कि क्या, बी वेक्टर की जो दिशा होगी, क्या होगी, बी वेक्टर की दिशा वो लंबवत होगी किसके, डी ए के। ठीक है, डी ए के लंबवत होगी। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं दिशा डी ए के लंबवत है। ठीक है, डी ए के लंबवत है। अब है कि अब जो समीकरण नंबर, फिर समीकरण पक्षों के मान रखने पर, यहाँ तो सिर्फ हम लोग डिफरेंट समाकलन की ना, यहाँ समीकरण की। अब देखिए, अब समीकरण पक्ष का जो मान होता है वो रखेंगे तो क्या आंसर आता है, तो चलिए देखते हैं। अतः समीकरण 1 में दोनों पक्षों के मान रखने पर पी एच बराबर म्यू नोट एन एच आई। ठीक है, तो एच से एच कट गया, तो अब बचा क्या, तो बी बराबर बचा म्यू नोट एन आई। ठीक है, अब इसको म्यू नोट एन आई, ठीक है, यहाँ एल लिख सकते हैं। अब इसको जो है समीकरण नंबर हम लोग 2 मान लेंगे। ठीक है, इसको समीकरण नंबर हम लोग 2 मान लेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जितना हम लोग पीछे देखिए समाकलन पढ़ना है, फिर अब उसके बाद हम लोग इसका जो पॉइंट है वो लिख लेते हैं। ठीक है, और ये समीकरण नंबर 2 बन गया और यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या है कि इतना तो हो गया ना। अब इसके बाद क्या है कि पीछे हम लोग पढ़े थे समीकरण नंबर ये 2, और अब हम लोग चलते हैं अगला पॉइंट की ओर, ए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लंबी परिनालिका। देखिए, अब जो लंबी परिनालिका के भीतर जो क्षेत्र होता है वेक्टर बी, उसकी लंबाई तथा व्यास पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, और इसका जो बना है इसका हम लोग 3 को डिफिनेशन लिखते हैं क्या क्या होता है। तो ए लिख लिए, अब हम लोग आते हैं बी की ओर। तो बी में है कि परिनालिका के केंद्र पर
देखिए अब हम क्या लिखें कि परिनालिका के केंद्र पर क्षेत्र वेक्टर बी, नहीं दिखाई दे रहा, एक मिनट, ब्लर हो जाता है कैसे तो पता नहीं। हाँ ठीक है, परिनालिका के केंद्र पर क्षेत्र बी वेक्टर का मान जो है महत्तम होता है तथा खुले सिरों के ओर जाने के क्रम में क्रमशः छटते हुए सिरों का मान जो है आधा हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग सी नंबर में आते हैं। यहाँ ए लिख लिए, बी लिख लिए, अब सी लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग लिखते हैं कि सी नंबर में क्या लिखें कि परिनालिका के भीतर नरम लौह कोड डालने पर क्षेत्र बी वेक्टर प्रबल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो कंप्लीट हो गया। हम लोग क्या अभी पढ़ रहे थे, तो पढ़ रहे थे हम लोग अभी कि धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र ये हम पढ़ रहे थे, और पढ़ने के साथ हमारा ये टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट हो गया। अब नहीं, एक और शुरू से देख लीजिए, हम लोग यहाँ से पढ़ रहे थे। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप नोट भी कर सकते हैं, और इससे आपका बहुत ज़्यादा सहायता मिल जाएगी। ट्वेल्थ में यदि आप हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। देखिए इस प्रकार से हम लोग ने अभी यहाँ पढ़ा। आप एक एक पेज का हम आपको दिखा रहे हैं, आप एक एक पेज का आप स्क्रीनशॉट या आप नोट बना सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो अब देखिए इस प्रकार का बन गया। ठीक है, अब आते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा क्या, कि चुंबक क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल। ठीक है, तो अब उसका हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए देखिए हम पॉइंट लिख चुके हैं। अब इसका जो है पॉइंट लिख लेने के बाद हमारा काम जो होता है क्या, कि उसको डिफाइन करना है। ठीक है, तो इसको डिफाइन करते हैं। आप ही नोट ले लीजिए और नोट लेके डिफाइन करते रहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख चुके हैं कि मान लिया कि एल लंबाई का एक चालक तार के पी क्यू एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो है बी पर स्थित है। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट लिख लिए। अब दूसरा पॉइंट लिखते हैं। देखिए
हम लिख चुके हैं दूसरा पॉइंट कि चालक के प्रत्येक आवेशवाहक जो आवेशवाहक क्यू पर आवेश है तथा वे चालक की लंबाई अनुदिश संवहन, ठीक है, अनुदिश संवहन वेग भी से गतिशील है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट। देखिए हम यहाँ पे लिख चुके हैं कि भी वेक्टर तथा बी वेक्टर वर्ग दिशाएं परस्पर लंबवत होगी, अतः प्रत्येक आवेशवाहक पर क्रियाशील चुंबकीय बल क्या होगा, तो एफ वेक्टर एम, ठीक है, ये एफ है और ये एफ वेक्टर एम बराबर क्या होगा, क्यू इंटू ब्रैकेट स्टार्ट वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये हो गया। अब अगला पॉइंट क्या है कि सब पॉइंट ही है तो इसलिए एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। देखिए अब यहाँ पे हम लिख चुके हैं कि भी वेक्टर तथा बी वेक्टर परस्पर लंबवत है, इसलिए इनके बीच कोण जो है 90 डिग्री का होगा, ठीक है। इनके बीच का कोण जो कितने डिग्री का, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भी वेक्टर तथा बी वेक्टर परस्पर लंबवत है, ठीक है, तो इसका कोण कितने डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि कोण जो है 90 डिग्री का बनेगा। अतः चालक से प्रवाहित प्रत्येक आवेशवाहक पर लगने वाला बल जो है एफ वेक्टर एम, ठीक है, एफ वेक्टर एम का परिमाण, ठीक है, परिमाण, ठीक है, क्या होगा, तो एफ एम बराबर क्यू भी बी साइन 90 डिग्री बराबर क्यू भी बी, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए
देखिए, यदि चालक की प्रति एकांक लंबाई में आवेश वाहकों की संख्या n हो तो चालक की संपूर्ण लंबाई l में आवेश वाहक की कुल संख्या n बराबर n है। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है कि क्या कर सकते हैं, उसके बाद समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 पर कुल क्रियाशील बल लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। अतः समीकरण नंबर 1 और क्या समीकरण नंबर 2 से चालक पर कुल क्रियाशील बल क्या होगा, F बराबर NL/Q/V और इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप भी एक अच्छे से कॉपी में लिख रहे होंगे। एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है और एक एक पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उम्मीद करते हैं कि आप भी सब चीज़ों को लिखिए। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम लिख रहे हैं। ये सेकंड है। ठीक है, देखिए ये क्या है कि तार की किसी अनुप्रस्थ काट, ठीक है, तार की किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड गुजरने वाले विद्युत आवेश का मान जो है NV/Q होगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे विद्युत धारा I ले लेते हैं। I की परिभाषा से, विद्युत धारा I की परिभाषा से क्या होगा, तो I बराबर क्या होगा NV/Q। इस समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। तो अब चलिए, अब समीकरण नंबर 3 और 4 से समीकरण नंबर 5 बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे। अतः समीकरण नंबर 3 हो गया और 4, ठीक है, से F बराबर पीछे जो समीकरण नंबर 3 था पीछे, और अभी समीकरण नंबर 4 से जो बन गया क्या समीकरण नंबर 5। ठीक है, अब देखिए, यदि चालक की लंबाई, यदि चालक की लंबाई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से θ कोण बनाती है तो क्या होगा, F बराबर IL B sin θ से 6 समीकरण बन जाएगा ना। अब देखिए सदिश संकेत क्या होता है, अब सदिश संकेत में F वेक्टर बराबर I फिर L वेक्टर इंटू B वेक्टर। ठीक है, अब ये समीकरण नंबर 7 बन गया। अब देखो, अब जहाँ L को विस्थापन सदिश कहते हैं, क्या कहते हैं, विस्थापन सदिश कहते हैं। ठीक है, फिर समीकरण नंबर 6 से यह भी
स्पष्ट है कि यह भी स्पष्ट है कि यदि धारावाही चालक की लंबाई क्षेत्र B के समांतर हो, अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री, तो क्या होगा, F का मान जो है वो क्या होगा, 0 होगा। देखा कितना लंबा है। अब वीडियो जो है 47 मिनट का हो चुका है, तो देखते हैं। अब वीडियो 47 हो गया है, तो एक पॉइंट और लिख लेते हैं, एम्पियर की परिभाषा। और एम्पियर की परिभाषा लिखते हैं, ये जो हमारा चैप्टर था टॉपिक सारा ख़त्म। और ये बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर था क्योंकि क्लास 12th का है और इसमें हर एक चैप्टर इम्पॉर्टेंट होता है, उसमें से एक ये भी एक चैप्टर था जो इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, तो अब चलिए पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस समीकरण से क्या बनेगा, देखिए एम्पियर की परिभाषा क्या होता है, किन्हीं दो समांतर और सीधे धारावाही बल के आधार पर एम्पियर की परिभाषा दी जा सकती है। ठीक है, इस समीकरण से हम लोग देखिए क्या बनाते हैं कि एफ एल बटा म्यू नोड 2πr L2 है। ठीक है, फिर यहाँ पे आर, ठीक है, छोटा आर, फिर यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग म्यू नोट बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 HM यूनिवर्स। और यदि L1 बराबर L2 बराबर 1A और R बराबर 1M, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि मान लिया कि फिर तो F बराबर 2×7 NM यूनिवर्स, ठीक है, होगा। अब इसका क्या, तो अंत में क्या, तो अतः 1 एम्पियर प्रबलता की विद्युत धारा वह अस्थायी धारा है जो वायु अथवा निर्वात में एक दूसरे से या 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो लंबे सीधे व समांतर चालकों
चालकों से प्रवाहित होने पर उनके बीच 2 × 10⁻⁷ N/m का बल उत्पन्न कर देती है, कंप्लीट। देखिए, अतः 1 एम्पीयर की प्रबलता, ठीक है, प्रबलता की विद्युत धारा वह स्थायी धारा है जो वायु अथवा निर्वात एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 लंबे सीधे व समांतर चालकों से प्रवाहित होने पर उनके बीच 2 × 10⁻⁷ N/m का बल उत्पन्न कर देती है। ठीक है, पूरा ये चैप्टर जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और वीडियो में बने रहने के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।